बीजेपी पार्टी के 10 वफादार नेता जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। नंबर 10 पर आते हैं भैरव सिंह शेखावत जी। आज के दौर में जहां नेता सुबह एक पार्टी में चाय पीते हैं, दोपहर में दूसरी के सिंबल लेते हैं और शाम होते होते तीसरी पार्टी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, वहां बाबूसा यानी भैरव सिंह शेखावत जी अलग ही मिट्टी के बने थे। राजस्थान की उस मरुभूमि पर जहां कभी कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था और विपक्ष के नाम पर सन्नाटा पसरा रहता था, वहां उन्होंने जनसंघ का झंडा गाड़ा, ऊंट की सवारी करके गांव-गांव भटके, लेकिन अपनी वैचारिक निष्ठा का सौदा कभी नहीं किया। 1984 में जब पूरी बीजेपी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और केवल 2 सीटों पर सिमट गई, तब भी बाबूसा के चेहरे की सिकन गायब थी। विरोधियों ने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया, डोरे डाले, सरकारें गिनाने के जाल बिछाए, पर ये राजस्थानी शेर टस से मस नहीं हुआ। वे सत्ता के पीछे नहीं भागे, बल्कि सत्ता को अपने काम के दम पर अपने पीछे खींचा। राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीतिक वफादारी किसे कहते हैं। नंबर 9 पर आते हैं प्रमोद महाजन जी। आज के दौर के बड़े बड़े कॉरपोरेट इवेंट मैनेजर भी प्रमोद महाजन जी की चुनावी रणनीतियों के सामने पानी भरते नजर आएंगे। जिस दौर में भारतीय राजनीति में फैक्स मशीन भी नई नई आई थी, उस दौर में यह बंदा हाईटेक चुनाव प्रचार और चाणक्य वाली चालें चल रहा था। 1980 और 90 के दशक में जब बीजेपी को लुटियंस मीडिया में कोई घास नहीं डालता था, तब महाजन जी ने पर्दे के पीछे से वो गोटियां बिछाई कि विरोधियों के तोते उड़ गए। शिवसेना के साथ गठबंधन करवाना हो या फिर सहयोगी दलों को एक छत्र के नीचे लाना। महाजन जी बीजेपी के वो ट्रबल शूटर थे जिनकी एक आवाज पर विरोधी भी टेबल पर बैठने को मजबूर हो जाते थे। सत्ता का तड़क भड़क वाला दौर हो या फिर विपक्ष की धूल फांकने वाले दिन, उन्होंने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। नंबर 8 पर आते हैं अरुण जेटली जी। आज टीवी डिबेट्स में चिल्लाने वाले प्रवक्ताओं को देखकर अगर आपको लगता है कि इसे राजनीति कहते हैं, तो आपने अरुण जेटली जी का दौर नहीं देखा। विपक्ष जब भी कानूनी दांव पेच खेलकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करता, जेटली जी अपनी धारदार दलीलों से अदालत से लेकर संसद तक विपक्ष के सारे केस खारिज करवा देते थे। 1975 में आपातकाल के दौरान जब बड़े बड़े सूरमा अपनी गर्दन बचाने के लिए दुम दबाकर बैठ गए थे, तब 22 साल का यह नौजवान 19 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। लुटियंस दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में उठना बैठना था, चाहते तो किसी भी बहती गंगा में हाथ धो सकते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी की उस विचारधारा का हाथ थामा जब पार्टी के पास देने के लिए कोई पद या पावर नहीं थी। नंबर 7 पर आती हैं सुषमा स्वराज जी। आज जहां नेता सुरक्षित सीटों की तलाश में मौसम वैज्ञानिकों की तरह हवा का रुख देखकर पाला बदलते हैं, वहीं सुषमा स्वराज जी को पार्टी ने जहां भी भेजा वे हंसते हंसते उस अंगारे पर चल पड़ी। 1999 का वो ऐतिहासिक बेल्लारी चुनाव कौन भूल सकता है, जब सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने से बड़े बड़े दिग्गज कतरा रहे थे। तब सुषमा जी ने बिना झिझक के बेल्लारी का मैदान चुना और कन्नड़ भाषा सीखकर ऐसा बिगुल फूंका कि कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए। 1977 का आपातकाल विरोधी आंदोलन हो या फिर संसद के पटल पर अपनी कड़क आवाज से सरकार को नंगा करना, सुषमा जी ने हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर गोलियां झेली और पार्टी की सबसे वफादार ढाल बनी रही। नंबर 6 पर आते हैं सुंदर सिंह भंडारी जी। आज के ज़माने में बिना दर्जनों चमचों और बिना PR एजेंसी के नेता बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन सुंदर सिंह भंडारी जी ने बिना किसी तामझाम के पूरे देश में संगठन का ताना बाना बुन दिया। जनसंघ के शुरुआती दौर से लेकर बीजेपी को बट वृक्ष बनाने तक भंडारी जी अनुशासन का दूसरे नाम थे। 1984 में जब पार्टी 2 सीटों पर आकर गिरी और चारों तरफ निराशा का माहौल था, तब भंडारी जी ने झूला उठाया और देश के कोने कोने में जाकर टूट चुके कार्यकर्ताओं का हौसला बांधा। उन्होंने कभी कैमरे के सामने आने की होड़ नहीं लगाई, ना ही कभी मंत्री पद के लिए लॉबिंग की। वे आंधी में भी निष्ठा का दिया जलाए रखने वाले वो कर्मयोगी थे
जिनके लिए पार्टी ही परिवार थी। नंबर 5 पर आते हैं कुशाभाऊ ठाकरे जी। आज के नेताओं के लिए काफिले, बाउंसर, फॉर्च्यूनर और आलीशान बंगले होते हैं, लेकिन संगठन का विश्वकर्मा कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे जी के पास कुल जमा पूंजी के नाम पर 2 जोड़ी कुर्ते पायजामे और एक सूती झोला था। मध्य प्रदेश की पथरीली जमीन पर बीजेपी का बीज बोने वाले ठाकरे जी ने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के दफ्तर के एक छोटे से कमरे में काट दी। आपातकाल में पुलिस की बर्बर लाठियां खाई, जेल में यातनाएं सही, पर जब सत्ता आई तो खुद पीछे खड़े हो गए और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा दिया। शून्य संसाधनों वाले दौर में बस से सफर करके कार्यकर्ताओं के घर का सादा खाना खाकर उन्होंने वो कैडर तैयार किया जिससे आगे चलकर इतिहास रच दिया। नंबर 4 पर आती हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, महलों की महारानी जिनके पास अकूत दौलत, नौकर चाकर और हर लग्जरी मौजूद थी। उन्होंने आराम की जिंदगी पर ठोकर मारकर तिहाड़ जेल की कीचड़ वाली फर्श को चुना। आज के नेता ईडी या सीबीआई के एक छोटे से समन पर अपनी विचारधारा बेच देते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को जब जेल में तरह तरह के प्रताड़ित किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि राजमाता का सिर कट सकता है लेकिन तानाशाही के आगे झुक नहीं सकता। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक जब भी पार्टी को चलाने के लिए पैसों और संसाधनों की किल्लत हुई, राजमाता ने अपने खजाने के दरवाजे बिना शर्त खोल दिए। अपने ही परिवार के राजनीतिक विरोध के बावजूद वे अंत समय तक बीजेपी के झंडे को थामे रहीं। नंबर 3 पर आते हैं मुरली मनोहर जोशी जी। आज सोशल मीडिया पर बैठकर देशभक्ति के लंबे चौड़े भाषण फैलाना बहुत आसान काम है, लेकिन 1991 में जब कश्मीर में AK-47 की तड़तड़ाहट गूंजती थी तब वहां जाकर तिरंगा फहराना कलेजे का काम था। प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी के वो बौद्धिक और वैचारिक स्तंभ हैं जिन्होंने प्रतिकूल से प्रतिकूल माहौल में भी पार्टी की विचारधारा पर कोई आंच नहीं आने दी। 1991 की एकता यात्रा के दौरान जब आतंकियों ने खुलेआम चुनौती दी थी कि लाल चौक पर कदम रखकर दिखाओ, तब जोशी जी ने गोलियों और बम के धमाकों के बीच श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया। 1984 की करारी हार हो या आपातकाल का दमन चक्र, जोशी जी अपनी वैचारिक लाइन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। नंबर 2 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। आज जब नेता 2 दिन के विपक्ष के दौर से घबरा कर पाला बदल लेते हैं, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दशकों तक विपक्ष की कड़वाहट पीकर एक उपेक्षित पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। 1990 की सोमनाथ से अयोध्या तक की वो ऐतिहासिक राम रथ यात्रा भारतीय राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट थी जिसने लुटियंस के सत्ताधारियों की नींद हराम कर दी थी। 1984 में जब मीडिया ने बीजेपी का राजनीतिक डेथ वारंट लिख दिया था, तब आडवाणी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं के भीतर वो आग भरी कि पार्टी शून्य से सीधे शिखर की ओर दौड़ पड़ी। वे चाहते तो कई बार समझौतों का रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी विचारधारा और पार्टी को सर्वोपरि रखा। नंबर 1 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। यह एक सिर्फ किसी भाषण की पंक्तियां नहीं है, बल्कि उस दौर में बोला गया एक ऐसा अटूट विश्वास था जब पूरी दुनिया बीजेपी का मखौल उड़ा रही थी। 1957 में संसद पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष की बुलंद आवाज बनकर दशकों तक संघर्ष किया। 1984 के चुनाव में जब बीजेपी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और वे खुद चुनाव हार गए, तब भी अटल जी के चेहरे से मुस्कान नहीं गायब हुई। उन्होंने हार स्वीकार की, लेकिन हार से हताश नहीं हुए। 13 दिन की सरकार गिरने पर संसद में दिया उनका वो ऐतिहासिक भाषण आज भी अमर है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। उन्होंने अपनी निष्ठा और दूरदर्शिता से साबित कर दिया कि असली नेता हवा का रुख देखकर अपनी वफादारी का सौदा नहीं करता।